नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं एसवी पांडे। कल शाम को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में बीते 33 दिनों में चौथी बार सुनवाई करते हुए जमकर फटकार लगाई है एसबीआई को भी और एसोचैम और फिक्की की तरफ से जो वकील पेश हुए उनको भी। ये बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि किसी एक मुद्दे पर लगातार हमारी न्यायपालिका इतना ज्यादा जागरूक और इतनी ज्यादा पेशेवराना अंदाज में काम कर रही हो और साथ में इतनी सख्ती से पेश आ रही हो, और बावजूद इसके कि एसबीआई जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक पूरे डेटा देने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। लगातार इसको लेकर के एसबीआई की तरफ से देरी की जाती रही, लगातार नई डेट मांगी जाती रही, अलग अलग याचिकाएं दायर करके। सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए कंसर्न रहा कि चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर एसबीआई द्वारा अब तक के सभी बेचे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा इलेक्शन शुरू होने से पहले अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। लेकिन अभी तक की जो घटनाक्रम रहा है उसमें जो डेटा सामने आया है वो भी आधा अधूरा है, और लगातार सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को निर्देश देता रहा कि आपको हर एक एक चीज बतानी होगी। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट पिछले 33 दिनों से सुनवाई के दौरान बात रख रहा है वो यही रख रहा है कि पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट का जो आशय है, जो गाइडलाइन है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसको बहुत पारदर्शी तरीके से एसबीआई को बताना होगा, यानी कि कोई भी आंकड़े जो है एसबीआई छुपा नहीं सकता है। साथ में ये भी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि इससे भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस पर काफी बड़ा असर पड़ रहा है। और जैसा कि आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो में डेटा दिया था उसमें आपको मैंने बताया था कि जो राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार हो या राज्यों की अलग अलग सरकारें हो, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की, उनको इस इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत ज्यादा फायदा मिला है। और निश्चित रूप से ये इलेक्शन को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त क्यों है? तो बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इस बात का विश्वास कर पा रहा है कि अगर चुनावी प्रक्रिया को हम सही, पारदर्शी और इकोनॉमिक नजरिए से इफिशिएंट नहीं बना पाएंगे तो इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। और आगे चल करके इस ट्रेंड की भी संभावना है कि ये ट्रेंड भी सेट होने की संभावना है कि जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में होगी वो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम्स के जरिए कई सारी कंपनियों से अनफेयर वसूली करेगी या अनफेयर तरीके से उनसे फंड उगाही करेगी। इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग रही है बीते एक महीने से, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लोकतंत्र में। और अब जबकि चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और आप सब जानते हैं कि 7 चरणों में जो हमारा लोकसभा चुनाव हो संपन्न होगा और 4 जून को जब उसके नतीजे आएंगे, इन सारी स्थितियों के मद्देनजर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि मतदाताओं के सामने हर एक चीज इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई सामने आ जाए ताकि वो सही तरीके से फैसला कर सकें कि कंपनियां और सरकारें किस तरीके के गठजोड़ के साथ चल रही हैं और उनके बीच में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत के लोकतंत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती पेश कर रहा है। मैं आपको अब स्क्रीन पर जो डेटा दिखाने जा रहा हूं ये है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की उसमें क्या कुछ रहा। आपने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि एक समय ऐसा भी आया जब एसोचैम की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनके लहजे, उनकी तलखी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से दिखाई दी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब उनको टोक रहे हैं कि यू आर इन अ कोर्ट नॉट इन अ कॉमन मीटिंग। तो जाहिर बात है कि काफी ज्यादा इस पर कोर्ट संवेदनशील तरीके से हियरिंग कर रहा है और वो किसी भी तरीके की ढिलाई करने के पक्ष में नहीं है। अब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डेटा जो है वो आपके कल की सुनवाई के दौरान सामने आए हैं। देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं साफ साफ आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड 33 दिन 4 सुप्रीम ऑर्डर, और एक ही लाइन बार बार कोड हो रही है कि सब बताना होगा।
अब इसमें देखिए 3 जो अब से यानी कि कल की डेट से पहले यानी कि 18 मार्च से पहले की जो हियरिंग रही है उसमें अगर आप देखें तो क्या क्या हुआ। 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया। 11 मार्च 2024 को एसबीआई को 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया, 12 तारीख की 5 बजे की शाम तक कि आपको अपना ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपना है। फिर 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक बार फिर से एसबीआई को बाकी जो डेटा है उसको पब्लिश करने के लिए 18 मार्च तक का समय दिया। और जो कल की सुनवाई हुई है यानी कि चौथा ऑर्डर जो बीते 33 दिनों में आया है उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी जानकारी आपको देना होगा और साथ ही साथ आपको जो भी अब तक के रिकॉर्ड्स आपके पास है उसे चुनाव आयोग को देना होगा। और इसके अलावा आपको एक हलफनामा भी देना होगा जिसमें आपको यह बताना होगा कि आपने कुछ भी छुपाया नहीं है, यानी सारी जानकारी जो एसबीआई के पास थी उसको उन्होंने पब्लिक किया हुआ है। तो ये आपके पास जो मैं आंकड़े दे रहा हूं ये कल के चौथा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया उसके बाद निकल के सामने आया है। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चौथा फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात को बहुत जोर देके बोला है कि आपको सारी जानकारी जो आपके पास उपलब्ध है वो चुनाव आयोग को देना है। या और उसकी तारीख उसने 21 मार्च यानी कि कल की डेट तक को ही उन्होंने टाइम दिया है एसबीआई को, और कल की तारीख तक आपको सारा डेटा रिलीज करना है। आप मुझे सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड लर्निंग विद एसपी पांडे पर, जहां पर मैंने करंट अफेयर्स से जुड़े और भी वीडियोस अपलोड किए हैं। आप चाहें तो उन्हें विजिट कर सकते हैं और अपनी परीक्षा, चाहे जो प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो या और किसी तरीके की परीक्षाओं के, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसा मैंने बताया कि 21 मार्च तक का अब की बार अल्टीमेटम मिला जब कल सुप्रीम कोर्ट की चौथी बार बीते 33 दिनों में सुनवाई हुई है एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू पर। अब इसमें जैसा मैं आपको एक स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि जो लाइव सुनवाई हुई है उसमें मुकुल रोहतगी हैं जो फिक्की और एसोचेम की तरफ से आवेदन किए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ डिनाई कर दिया कि आपका कोई आवेदन मेरे पास नहीं है। और फिर रोहतगी ने फर्दर कहा कि आप जरा नंबरों का ग्रांट जारी करने का आदेश दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा फैसला सुनाए जाने के बाद आए हैं, अभी नहीं सुन सकते। इसके अलावा मैथ्यूज नेदुम्पारा इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बात करते हैं और वो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला लोगों की पीठ के पीछे हुआ है। इसी बात पर सीजेआई जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्ट दिखते हैं और वो साफ साफ बोलते हैं कि मुझे ऊंची आवाज में बात मत करिए, अगर आपको आवेदन लगाना है तो इसकी एक प्रक्रिया है, आप आवेदन लगा सकते हैं। इसके अलावा साफ साफ इसी डेटा में चीफ जस्टिस साहब ने बोला है कि मैंने एसबीआई को नोटिस दिया था कि वो पूरी जानकारी पब्लिश करे जो कि अभी तक सामने नहीं आई है। अब मैं ये अपना जो आदेश दे रहा हूं वो ना सिर्फ एसबीआई को पूरी जानकारी देने के लिए है बल्कि वो इस बात का हलफनामा भी कोर्ट में दायर करे, सुप्रीम कोर्ट में दायर करे कि उसने कोई जानकारी छुपाई नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कल शाम तक जो एसबीआई को डेटा देने का डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कल के डेटा देने के बाद से स्पष्ट हो पाएगा कि किन कंपनियों ने किन राजनीतिक दलों को कितने अमाउंट की इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि को चंदे के रूप में दिया है। क्योंकि अभी तक जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिर्फ 2 जानकारी स्पष्ट हो पाई है कि किन किन कंपनियों अथवा इंडिविजुअल्स ने कितना खरीदा है, और दूसरी जानकारी ये स्पष्ट हो पाई है कि किन पार्टियों ने कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए प्राप्त किया है। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सामने आना बाकी है वो ये है कि किन कंपनियों ने किस पार्टी को कितनी धनराशि चंदे के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि किन राजनीतिक दलों का किन कंपनियों के साथ किस तरीके का गठजोड़ है, और साथ में किस तरीके से कंपनियां राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ करके अनफेयर एडवांटेज उठा रही हैं, जिसका पूरा अंदेशा अब सामने आ रहा है। खैर, कल की जानकारी जो आने वाली है वो बहुत बड़े
खुलासे की ओर लेके जाएगी और निश्चित रूप से कल की जानकारी के बाद ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से राजनीतिक दल किस तरीके से किन कंपनियों से कितनी मात्रा में चंदा प्राप्त किए और उनका किस तरीके से उनके साथ गठजोड़ रहा है। कल के लिए हम नजर रखेंगे। आज का लेक्चर अब हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। हमें हमारा लेक्चर कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आकर के रिव्यू कर सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।